तो हेलो गाइज, आज हम स्टडी करने वाले हैं सिस्टम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट यूनिट। तो हमारा पहला पावर प्लांट है थर्मल एनर्जी। तो पावर प्लांट्स को देखने से पहले हम देखते हैं कि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी के साथ कौन सी हिस्ट्री है और क्या प्रेजेंट। तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड इन इंडिया हैज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 375.32 गीगावाट एज ऑफ 31 दिसंबर 2020। तो हमारा भारत देश पूरी दुनिया में थर्ड प्रोड्यूसर, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये एक फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। एंड द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। हमारी जो नेशनल ग्रिड है उसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 375 गीगावाट है। इसका मतलब क्या है? इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब क्या होती है? हमारे जो सारे पावर स्टेशन होते हैं उनकी मिलके हमारी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो है 375 गीगावाट। ये आंकड़ा कब का है? 31 दिसंबर 2020। ओके, तो हमें ये सब जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हमारा इंडिया इतना बड़ा प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और हमारे इंडिया में इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी बनने के बावजूद भी आज पूरा इंडिया इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। आपके यहाँ पे भी लाइट जाती आती रहती है। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होने के बावजूद भी लाइट हमारे पास पूरी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है? इंस्टॉल कैपेसिटी बाय द सोर्स इन इंडिया एज ऑन 31 जनवरी 2021। जो भी हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो किस से ज्यादा हुई है, किससे कम हुई है, कौन से सोर्सेस से उस पर डिपेंड होके वो एनर्जी तैयार हुई है, ये यहाँ दिखाया गया है। हम सब जानते हैं या आपने सुना होगा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, रिन्यूएबल सोर्सेस। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस में क्या फर्क है? रिन्यूएबल सोर्सेस जो होते हैं वो कभी खत्म न होने वाले, और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या? खत्म होने वाले। जैसे कि हमारे ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये सब जो भी फॉसिल से ये सब एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। तो हमें आगे जाके किसकी जरूरत पड़ने वाली है? ऐसे सिस्टम और ऐसा सोर्सेस जिस पे हम फुल्ली डिपेंड कर सकते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग। तो इसकी वजह से हमारे सिलेबस में इतने सारे पावर प्लांट स्टडी करने के लिए है। देखो, सबसे ज्यादा हम डिपेंड किस पे है? ब्लैक कलर में कोल दिखाया है। 2 लाख मेगावाट से भी ज्यादा एनर्जी हमारे इंडिया में कोल से प्रोड्यूस होती है, और लिग्नाइट जो होता है वो ब्राउन कोल ही होता है। मतलब यहाँ पे भी जो 6000 मेगावाट की एनर्जी तैयार हो रही है वो भी एक टाइप ऑफ कोल ही है। कोल और लिग्नाइट को मिला करके 54.7% जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ कोल पे डिपेंड है। देखो, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट, उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट्स पे ज्यादा डिपेंड है 12.2%, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट पे 1.3%, सोलर पावर रहती है, विंड पावर, गैस, बायोमास, न्यूक्लियर, डीजल, ये जो सोर्सेस है हमारे, इसमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों मिक्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया। कैसे कैसे हमारे जो पावर प्लांट्स है वो बढ़ते गए, एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी बढ़ती गई, ये देखने वाले हैं। ओके, 1947 का डाटा देखो। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे इसमें मेन सोर्स कौन से थे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के? सिर्फ और सिर्फ कोल और हाइड्रो पावर प्लांट ही था, और किसी भी पद्धति से, किसी भी टाइप से हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती थी। वो कहाँ तक ऐसा चलता रहा? 1961 तक हमारे इसमें। उसके बाद न्यूक्लियर ऐड हुआ। ओके, उसके बाद 1990 तक हमारे जो मेन सोर्सेस थे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के वो सिर्फ थर्मल, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट ही थे। उसके बाद जो हमारे न्यू रिन्यूएबल सोर्स थे वो सब इंट्रोड्यूस होने लगे। देखो, अदर रिन्यूएबल सोर्सेस की स्टार्टिंग ही हमसे कहाँ से हुई है? 1997 से स्टार्ट हुआ है। मतलब उसमें सोलर एनर्जी आ गई, विंड एनर्जी आ गई, वो सब आ गए। आप इस डाटा को अच्छे से देखो। पहले लाइन में हमें कोल दिखाई दे रहा है। ओके, कोल हमारा जब देश आजाद हुआ था सिर्फ 756 मेगावाट एनर्जी ही कोल से बनती थी, और सिर्फ कोल से और डीजल से ही बनती थी तब। आज हमारी वो एनर्जी 2 लाख मेगावाट के करीब है। पर हमारी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है उस पर हम डिपेंड नहीं रह सकते। मैंने आपको एक न्यूज भेजी थी टेलीग्राम चैनल पे, आपने शायद पढ़ी होगी। उसमें दिया था कि हमारी जो थर्मल एनर्जी है उसका प्रोडक्शन, उसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो एनर्जी बनती थी उसे हम कम करने की देख रहे। 2019 का डीजल का जो लाइन है उसमें आओ, देखो यहाँ पे 2018 में 8
838 मेगावाट एनर्जी बनती थी, पर 2019 में 637 और 2020 में 510। और यहाँ पे साइड में जो ग्रोथ दिख रही है, हमें ग्रोथ का कॉलम है, उसमें देखो हमने अचानक से हमारे जो थर्मल एनर्जी है और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस में जो कम लाया है, उसकी वजह क्या है? हमारे जो सोर्सेस है, कोल है, गैस है, डीजल है, ये अगले कुछ सालों में खत्म होने वाले। इसलिए अभी फैक्ट आ रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसे खरीदो करके। अभी के इसमें जो भी चीजें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस पे डिपेंड करती थी, वो आगे जाके पूरी तरह से रिन्यूएबल सोर्सेस पे डिपेंड करने वाली। तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, इंस्टॉल पावर स्टेशन कैपेसिटी इन इंडिया एज ऑफ 30 नवंबर 2020। यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में बनती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं, इन तीनों से हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बनती है। पूरे इंडिया में कितनी थर्मल एनर्जी बनती है? कोल से कितनी बनती है, लिग्नाइट से कितनी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, गैस से, डीजल से। ये चार मेन स्रोत है। जो हमारी थर्मल एनर्जी होती है वो कोल से बनती है, वो लिग्नाइट से बनती है। लिग्नाइट क्या होता है? ब्राउन कोल ही होता है। नेक्स्ट है गैस से बनती है और डीजल से बनती है। पिछला अगर आप डाटा देखेंगे, इससे पिछले वाला, तो वहां पे आपको दिखेगा कि अराउंड 60% हमारी जो एनर्जी थी वो कोल पे डिपेंड कर रही थी, हम वो थर्मल एनर्जी पे डिपेंड कर रही, डायरेक्ट आके 53.34% पे आ गई है। मतलब कितना तो भी मेगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुआ है। क्यों? तो हमारे फ्यूचर के लिए अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ देखो न्यूक्लियर एनर्जी दी है, हाइड्रो पावर प्लांट्स कितने मेगावाट है। और यहाँ देखो हमारे जो रिन्यूएबल सोर्सेस है, उसमें आपको दिखेगा, पिछला भी जो डायग्राम था उसमें आपको दिखेगा कि देखो जो अदर रिन्यूएबल सोर्सेस थे उसमें हमने काफी ग्रोथ की। मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब से सिर्फ 902 मेगावाट एनर्जी तैयार होती थी 1997, पर आज जाके वो लगभग 87,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स पे डिपेंड होके बन रही है। तो हम रिन्यूएबल सोर्सेस को बढ़ा रहे हैं और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस को कम कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में कितनी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है? हमारे महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ कोल और गैस से ही थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखो, और बाकी रीजन्स कलेक्ट करके ये टोटल इंडिया के नीचे जो टोटल दिख रही है, टोटल इंडिया की थर्मल एनर्जी का आंकड़ा है वो। यहाँ पे क्या बोला गया है? हमारे पूरे देश में जितना कोल का प्रोडक्शन होता है उसमें से 72% मतलब 72% ऑफ कोल पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जाता है। और बहुत सारा कोल हमारे इंडिया में इंपोर्ट होता है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए लगा था वो टोटल 622.22 मिलियन टन ऑफ कोल। हमने क्या सोचा है? आगे से हमें थर्मल एनर्जी को कम करना है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस को कम करना है। तो इस स्लाइड में हमें क्या बताया गया है कि 2019-20 में ज्यादा इंपोर्ट किया है हमने कोल। कितना ज्यादा? 70 मिलियन टन कोल हमने इंपोर्ट किया है, बल्कि 2018-19 में सिर्फ 61.66% कोल इंपोर्ट किया था। 200 मिलियन टन कोल इंडिया मंगाता है, उसमें से लगभग 30% मतलब 29% जो हमारा कोल होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, सीमेंट के सेक्टर में और स्टील प्रोडक्शन के सेक्टर में ही जाता है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड बोलती है, यहाँ पे देखो कोल की जो हमारा इंपोर्ट है, प्रोडक्शन है और डिमांड है, उसका ग्राफ दिखाया गया है। A thermal power station is a power station in which heat energy is converted into electricity. Thermal power plant में सिर्फ क्या होता है? हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है जिसमें सिंपली आपको दिखता है कि थर्मल जो हमारा पावर प्लांट है वो कैसे वर्क करता है। मैंने हर जगह पे 1 2 3 4 5 7 जो हमारा वे है उसका काम करने का पावर प्लांट का पूरा दिखाया गया है। पहले इसमें क्या है? फीड पंप है। पंप क्या कर रहा है? फीड वाटर हीटर को सप्लाई कर रहा है। क्या सप्लाई करेगा? ऑब्वियसली वाटर सप्लाई करेगा। नेक्स्ट, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वहां से इनपुट किया जा रहा है, हमें याद रखना चाहिए। ओके, वहां से इनपुट गया, फिर वो कहाँ पे गया? सेकंड नंबर से फीड वाटर हीटर में गया। ओके, जो फीड वाटर हीटर में क्या होगा? वाटर हीट होगा, राइट। वहां से क्या होगा? उसका आउटपुट कहा जाएगा, फिर उसे भी हम पंप से ट्रांसफर कर रहे हैं, किसमें? बॉयलर में भेज दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने 2 पंप यूज किए हैं,
एक वाटर हीटर यूज किया है, उसके बाद हमने बॉयलर को यूज किया है। ओके, थर्ड स्टेप है बॉयलर। फिर बॉयलर से क्या होगा, बॉयलर में क्या होता है, ऑब्वियसली बॉयल होता है वो वाटर, उसके बाद उसका क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। उसके बाद वो आगे कहा जा रहा है, हाई प्रेशर टर्बाइंस में जा रहा है। ओके, हाई प्रेशर टर्बाइन से वो कहा जा रहा है लो प्रेशर टर्बाइंस में। और लो प्रेशर टर्बाइन और हाई प्रेशर टर्बाइन किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से। जनरेटर क्या करता है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, यहाँ पे हमने क्या बोला था, थर्मल एनर्जी क्या है हमारी, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो सबसे पहले हमारा क्या जा रहा है, उसे हम वाटर भेज रहे हैं, किसे भेज रहे हैं हम, फीड वाटर हीटर को। उसका आउटपुट क्या है, देखो उसका आउटपुट भी क्या है, हीट एनर्जी है, हीट है उसका आउटपुट। उसे भी हम कहाँ भेजे, बॉयलर में भेजे। उससे क्या क्रिएट होगी, स्टीम क्रिएट होगी। हमारा जो बॉयलर का आउटपुट क्या है, हीट एनर्जी है। वो हीट एनर्जी किससे जा रही है, हाई प्रेशर टर्बाइंस में और लो प्रेशर टर्बाइंस में। वो टर्बाइन क्या करता है, घूमता है, ऐसे गोल 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 घूमता है। वहां पे क्या, जो हमारी स्टीम है उसकी वजह से वहां पे जो टर्बाइन होता है वो घूमने लग जाता है। और वो वहां क्या होता है, वो घूम रहा है, मतलब वहां क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी जनरेट हो रही है जनरेटर से। तो यहाँ नीचे भी वही लिखा है, टिपिकली वाटर इज हीटेड इनटू स्टीम। देखो यहाँ पूरी जो स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, फीड पंप से लेके बॉयलर तक हमारा सिर्फ क्या होता है, वाटर का स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, विच इज यूज्ड टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर को ड्राइव करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, आफ्टर इट पासेस थ्रू अ टर्बाइन, द स्टीम इज कंडेंस्ड इन अ स्टीम कंडेंसर एंड रिसाइकल्ड टू वेयर इट वाज हीटेड। यहाँ क्या दिया गया है, जो भी आउटपुट है हमारा लो प्रेशर टर्बाइन का, वहां पे क्या होती है, एक स्टीम होती है, राइट। उस स्टीम को आप ऐसे ही जाया जाने देंगे, उसका रीयूज नहीं करेंगे। वो स्टीम तो जब हमारा टर्बाइन घूमने लगेगा, वहां पे उस स्टीम का क्या काम है, टर्बाइन घूमने के बाद वो वहां क्या जाएंगे, अगर उसे हम बाहर छोड़ दे तो वो वेस्ट हो जाएगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसे कंडेंसर से वापस उसके सिस्टम में पास कर देते हैं, जिससे वो स्टीम है उसका रीयूज हो जाता है। इससे क्या होता है, वेस्टेज नहीं होता। ऐसे हमारा थर्मल पावर प्लांट काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कितने वे में होती है, इसके लिए क्या लगता है, कोल से होती है, लिग्नाइट से होती है, लिग्नाइट मतलब ब्राउन कोल। थर्ड है गैस से होती है। ओके, और फोर्थ है डीजल से होती है। यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे एनर्जी बहुत इजीली बन जाती है। ओके, यहाँ पे क्या है, हमारे जो रिन्यूएबल सोर्सेस है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। हमारे जो टू व्हीलर्स है वो आईसी इंजन पे चलते हैं। वो क्या है, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर हमें एक अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए उसके कंपैरिजन में हमारी आईसी इंजन की व्हीकल क्या है, सस्ती है। तो वैसे ही है इसका, हमारे जो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो रिन्यूएबल सोर्स से हम अगर कंपेयर करें तो ये चीप है, सस्ता है। नेक्स्ट, सेटअप एनीवेयर नियर द फ्यूल एंड वाटर सप्लाई। इसके लिए क्या लगता है, बहुत सारा पानी लगता है, फ्यूल लगता है। जहाँ भी फ्यूल है, वाटर सप्लाई है, वहाँ पे ये प्लांट फिक्स किया जा सकता है। रिक्वायर्स लेस स्पेस एज कम्पेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसके कंपेयर में इसे बहुत कम जगह लगती है, उसके कंपेयर में। ओके, नेक्स्ट, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, फॉसिल फ्यूल्स के वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है लार्ज वाटर सप्लाई इज रिक्वायर्स टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। यहाँ पे हमें बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने की। नेक्स्ट है लो ओवरऑल इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी क्या है, लो है। नेक्स्ट क्या है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आज के लिए बस इतना ही। मैं जो भी आपको पढ़ाती हूँ वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।